ਗਿਆਨਮ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਜੀਕੇ ਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਹਿਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ PSSB ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ PPSC ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ, क्योंकि क्वेश्चनों की बनतर इस तरीके ना बनाई गई है कि तुम इन्होंने इंजॉय भी करोगे और ना थोड़ी नॉलेज भी बहुत इंप्रूव होएगी। और मैंने उम्मीद है कि तुम नाल ही चैनल में भी सबसक्राइब भी करोगे तो लाइक भी करोगे। और देखते हैं पहला क्वेश्चन साढ़े को किहड़ा आउंदा है इत्थे, दैट इज चीफ खालसा दीवान वाज कॉन्स्टिट्यूटेड विद द मर्जर ऑफ चीफ खालसा दीवान। ये पहला क्वेश्चन थानू कदे आया नहीं, पर मैनूं लगदा कि इस तरह के क्वेश्चन हुण जिवें आउणे शुरू होए ने तो यह चीज़ां थानू पता होनी चाहिए ने। और ऑप्शन साढ़े कोल किहड़ी हैगी है, मर्जर ऑफ तरना दल एंड दल खालसा एंड बंदई सिंह सभाs ऑफ डिफरेंट सिटीज़, तरना दल ते फुलकिया मिसल। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ चार ऑप्शंस ने और चारों ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ऑप्शन ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟਿਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ। और थानू पता है कि तरना दल की सी ते दल खालसा की सी, दल खालसा की सी, बंदई खालसा की सीगा, इन्हां दी इंफॉर्मेशन पता होएगी तां ही तुसीं इन्हां क्वेश्चनां दे जवाब दे सकदे हो। और इहदा जवाब किहड़ा हैगा, इहदा जवाब है सी ऑप्शन दे विच, दैट इज की हो गया तुहाडा है सिंह सभाs ऑफ डिफरेंट सिटीज़। नाउ आपां जानदे कि 1872 दे विच सिंह सभा मूवमेंट शुरू होई सीगी और पहला सिंह सभा अमृतसर बनी, उस तो बाद सिंह सभा लाहौर बनी। इन्हां दे आपस दे विच भी काफ़ी डिस्प्यूट रहे क्योंकि उस वेले जिहड़ी सिंह सभा अमृतसर सीगी और दैट वाज सनातन सिख सभा, इस तरह की जिहड़ी सीगी सिखां दी सभा सीगी। और उन्हां दे विच जिहड़े पुराना ब्राह्मणिज्म जिहड़ा सीगा सिस्टम वो भी चलिया आउंदा सीगा, जदों कि जिहड़ी लाहौर वाली सिंह सभा सीगी थोड़ी जी सी डिफरेंट काइंड ऑफ सिंह सभा सीगी। इन्हां दे आपसी डिफरेंस काफ़ी वधदे रहे पर इस करके ये इकट्ठियां नहीं हुईयां। बाद विच असीं जाके देखदे हां कोई अप्रोक्सीमेटली जदों ये सिंह सभा कुछ इकट्ठियां हुईयां, फिर 1902 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ और उस तो बाद आप कह सकते हैं फिर उन्होंने की नाम दिता गया, चीफ खालसा दीवान जिहड़ा सीगा वो नाम दिता गया। और इहदे विच असीं देखते हैं कि भाई वीर सिंह उन्हां दा बहुत वड्डा रोल सीगा कि उन्होंने जिहड़ा सीगा इहदे विच ये शायद ये विचार है, मैं थोड़ा साइड पर कर दिया कि भाई वीर सिंह उन्हों का बहुत बड़ा रोल सीगा इन्हों इकट्ठिया करन दे विच। सो इस तरीके नाल जिहड़ा कि तुहानूं पता होना चाहिए कि चीफ खालसा दीवान ये 1902 दे विच जिहड़ा सीगा एस्टैबलिश होया। अज भी असीं देखते हैं कि काफ़ी सारे कॉलेज भी चला रहे हैं, स्कूल भी चला रहे हैं और काफ़ी ऑर्फनेजेस वो भी चला रहे हैं। सो दैट इज़ चीफ खालसा दीवान। तरना दल बारे तुहानूं पता है, दल खालसा बारे पता है। 1748 बेसिकली जो आप गल करते हैं तरना दल की गल करते हैं, दल खालसा की गल करते हैं। दल खालसा 1748 दे विच जदों कि नवाब कपूर सिंह जिहड़े सीगे उन्होंने जिहड़ा सीगा बनाया सीगा और उस वेले दल खालसा और उहदे विच तरना दल ते बुढ़ा दल दो दल बनाए सीगे। और इहदा जिहड़ा हैड किहनूं अपॉइंट कीता सीगा, जस्सा सिंह आहलूवालिया वाज अपॉइंटेड एज द हैड ऑफ दल खालसा। और उन्होंने टाइटल की दिता गया सीगा, सुल्तान उल कौम दा उस वेले टाइटल भी दिता गया सीगा। सो काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन तुहाडे नाल शेयर कर रहे हैं इत्थे आपां। अगला क्वेश्चन देखते हैं असी, द मोस्ट एंड द लीस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट्स इन स्टेट ऑफ पंजाब एज पर 2011 सेंसस। 2011 के सेंसस, क्योंकि 2021 वाला सेंसस तो हाल तक होया ही नहीं है जिहड़ा कि हुण तक हो जाना चाहिए सीगा, पर दैट मीनस कि 2011 के सेंसस के उत्ते कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है। और उहदे विच असीं देखते हैं क्वेश्चन की है कि मोस्ट एंड लीस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट्स। लिटरेट का की मतलब होया कि पढ़े लिखे सब तो घट पढ़िया लिखा किहड़ा जिला है और सब तो ज़्यादा पढ़िया लिखा किहड़ा जिला हैगा इहदे विच ये। और इहदे विच जिहड़ा जवाब साडे कोल आउंदा है वो जवाब साडे कोल किहड़ा आउंदा जी इत्थे ये, दैट इज हुशियारपुर एंड मानसा। हुशियारपुर इज़ द मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ क्योंकि ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ तो बाद आप देखते हैं कि पठानकोट भी जिहड़ा लिटरेसी चाहता, पर 2011 के असीं कहांगे तो हुशियारपुर नहीं कहांगे मोस्ट लिटरेट और उधरले पासे मानसा कहांगे मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है ने। मैं तुहानूं टेबल भी दिखाउणा इत्थे ये। सो दिस इज़ द टेबल, ये मैं दस्सिया सीगा और ये मैं मार्क भी किया इत्थे ये। हुशियारपुर 2011 दे विच 84.6% लिटरेसी रेट है और मानसा का लिटरेसी रेट 61
8 हैगा। सो दैट मीनस दिस इज द मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਬਣਿਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਡਾਟਾ ਬਾਅਦ ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ 84.6 ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਡਾਟਾ ਵੀ 84.6 ਦੇ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲਿਟਰੇਸੀ ਚ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਣਾ SCS ਨਗਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 83.8 ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਰੋਪੜ ਆ ਜਾਂਦਾ 82.2 ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੋਸਟ ਲਿਟਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 2-3 ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੇਮ ਦਾ 3 ਮੋਸਟ ਲਿਟਰੇਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ। At which place in Punjab was Guru Tegh Bahadur staying? ठीक है जी, staying when Guru Harkrishan ji left for heavenly abode. Guru Tegh Bahadur आम तौर से तुसी देखोगे इस तरह का क्वेश्चन आया नहीं किते, पर इस क्वेश्चन ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਨਸਰ ਦਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਕਿਉਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਸੁਣਾਉਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ। ਉਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਵਰਗ ਸਿਧਾਰੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਕਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾਨਕਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਕਾਲੇ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਬਕਾਲੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਬਕਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਪ ਤਪ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਇਹ ਬਕਾਲਾ ਜਵਾਬ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੋਟੋ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਕੈਲੰਡਰਾਂ 'ਚ ਫੋਟੋ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੋਬਾਣਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਲਾਦੋ ਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਲਾਦੋ ਰੇ ਇਹ ਅੱਖਰ ਕਿਹਨੇ ਕਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੋਬਾਣਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੋਬਾਣਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਬਟਾਲੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਕਾਲੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਹੋਰ ਸੋਢੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਦੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲੋਭ ਦੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਲਾਦੋ ਰੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, which of the following is not a part of the stringed instrument? ठीक है जी, which of the following is not a stringed instrument? stringed instrument का मतलब की होया कि तारा वाला वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है। सारंगी, ताउस, दिलरुबा ते बुगचू, ठीक है जी। सो सारंगी आई थिंक थानू इन्ना तो याद कि सारंगी जिहड़ी वजाउंदे एवें क्योंकि वो तारा वाला हो गया तुहाडा ये। ताउस ये भी जिहड़ा सीगा ना, ताउस जिहड़ा सीगा ये किहने इन्वेंट कीता सीगा, ताउस वाज इन्वेंटेड बाय गुरु हरगोबिंद साहब और दिलरुबा जिहड़ा सीगा वो गुरु गोबिंद सिंह जी। सो ये भी सानू पता होना चाहिए। और बुगचू जिहड़ा सीगा, बुगचू की फोटो नहीं बनाई इत्थे, बेसिकली इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होंदा है और उहदे विचों एक तार जी भी निकली होंदी है, ठीक है जी, जिहनूं जिहदे नाल के नाल उहनूं जिवें डफली अपना वजाउंदे भी ने ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਤਾਰ ਵੀ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਬੁਕਚੂ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਾਰੰਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਊਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰੀਮੋਡਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਦਿਲਰੂਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। Which of the following statement is not true? ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ
1 जुलाई 2022 तो पंजाब सरकार दे, क्योंकि ईवेंट्स दे विच आ जाती है खबर, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम आ सकते हैं कि गवर्नमेंट अनाउंस टू प्रोवाइड 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलैक्ट्रिसिटी टू हाउस होल्ड फ्रॉम जुलाई 1। कहते जी इन्हों केड़ी स्टेटमेंट ठीक नहीं है, कहते जी ये तो ठीक है जी है। कहते consumers will have to pay for the entire power usage if consumption exceeds 600 units in 2 months। ठीक है जी, ये भी ठीक है। But consumers belonging to SC, ST and below poverty line, ठीक है जी, household and freedom fighter category will be charged for the power consumption over and above 600 units, ठीक है जी, for 2 months। तो ये तीनों स्टेटमेंट ठीक हुई, क्यों? क्योंकि 300 यूनिट बिजली का माफ हुई, पर यह भी कहा गया कि सिर्फ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ठीक है जी, या BCs या जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो उन्हों का बिल 2 महीने का 600 यूनिट तो ज़्यादा होता है, तो ही उन्होंने तो 600 यूनिट तो उपर के पैसे लेते जाएंगे, पर बाकियां तो जोड़े सीगे पूरे पैसे लेते जाएंगे। ये तीनों स्टेटमेंटा ठीक ने, दैट मीनस इन्हां चों गलत कोई ना हुई, ऑल आर करैक्ट, ये जवाब होएगा साडा ये। ठीक है जी, तो इस तरीके नाल कई बारी आप कह सकते हैं कि यह करंट इवेंट बेस्ड क्वेश्चन भी हो जाते हैं। हु स्टार्टेड द वीकली नेम्ड खालसा समाचार? है जी, खालसा समाचार एक वीकली सीगी जिहड़ी कि एस्टैबलिश की सी, किने एस्टैबलिश की सीगी? एंड ही वाज ए को फाउंडर ऑफ पंजाब सिंध बैंक ऑल्सो, ही वाज को फाउंडर ऑफ पंजाब सिंध बैंक ऑल्सो। सो ऑप्शन किहड़े? भाई वीर सिंह, लाला लाजपत राय, ज्ञानी करतार सिंह ते ज्ञानी दित्त सिंह। तो इहदा जिहड़ा ठीक जवाब है दैट इज भाई वीर सिंह। भाई वीर सिंह उन्होंने जिहड़ा सीगा खालसा समाचार शुरू किया सीगा, और 1908 दे विच इन्हां ने जिहड़ा सीगा पंजाब सिंध बैंक जिहड़ा सीगा ये भी शुरू किया सीगा। अपना सरदार तरलोचन सिंह ते सुंदर सिंह मजीठिया दे नाल रल के इन्होंने पंजाब सिंध बैंक भी शुरू किया सीगा। हॉल बाजार अमृतसर च उहदा हैड ऑफिस होया करता सीगा। तो और यह 23 जून 1908 नूं यह बैंक जिहड़ा सीगा इहदी नींह रखी गई सी। विच आर द फॉलोइंग पास कनेक्टेड पंजाब विद अफगानिस्तान? जी, इन्हां दे विचों किहड़ा पास है? ठीक है जी, दर्रा। पास किहनूं कहंदे आपां? दर्रे नूं कहंदे आ। जिहड़ा पहाड़ां दे विच रस्ता हुंदा है उहनूं दर्रा कहा जाता है पंजाबी दे विच, पर अंग्रेजी च उहनूं पास कह दिंदे आ। और तिब्बतन लैंग्वेज दे विच या पहाड़ी लैंग्वेज उहनूं ला भी कह दिंदे ने, ठीक है जी, उहनूं ला भी कह दिंदे। ला दा मतलब पास ही हुंदा है, ठीक है जी। तो खारदुंगला, खारदुंगला, रोहतांग पास, बोलान पास ते जुजीला पास। खारदुंगला ये की करता है जी? यह लेह लद्दाख नूं यह नुब्रा वैली नाल, नुब्रा वैली, नुब्रा वैली, नुब्रा वैली या शायलॉक वैली जी सीगी, उत्थे 2 दरिया ने जिहड़े कि इंडस दी सबसिडियरीज ने, ठीक है जी। तो खारदुंगला जिहड़ा सीगा ये लेह लद्दाख नूं जिहड़ा सीगा ये नुब्रा वैली दे नाल लिंक करदा है। सो ये साडा जवाब नहीं है जी। रोहतांग पास ये तो तुहानूं भी पता होना चाहिए। आम तौर पर अजकल पहाड़ों की सैर के उत्ते लोग जाते पे ने, और कित्थे जाते हैं? वो मनाली जाते हैं, मनाली, ठीक है जी। सो एक कांगड़ा ते लेह वाला पासा है तुहाडा, उसनूं कनेक्ट करदा आपस दे विच। जोजिला पास, जोजिला पास ये श्रीनगर नूं जिहड़ा सीगा ये लेह वाले पासे दे नाल कनेक्ट लद्दाख नाल कनेक्ट करदा है, ठीक है जी। तो दैट इज जोजिला पास। बोलान पास, बोलान पास जिहड़ा सीगा ये आपां देखदे हां कि बलोचिस्तान और अफगानिस्तान जिहड़ा सीगा उहनूं कनेक्ट करदा है। सो साडा जवाब की होएगा जी इत्थे ये बोलान पास इज ए वैली एंड ए नेचुरल गेटवे थ्रू द टोबा कक्कड़ रेंज इन बलोचिस्तान प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, और यह अफगानिस्तान नूं टच करता है। तो पुराने पाकिस्तान में असीं देखते हैं कि दिस इज बोलान पास, ठीक है जी, जिहड़ा कि अफगानिस्तान ते अपना बलोचिस्तान नूं कनेक्ट करता है। ट्रिपल कैनाल प्रोजेक्ट was commissioned to link
डैश 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 3 कनाल्स, ट्रिपल कनाल प्रोजेक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम से किसी होर तरीके नाल आया सीगा ये। तो ये कदों शुरू होया सी जी? ये 1905 शुरू होया सीगा ये। और कमीशन कदों होया? 1917 दे विच कमीशन होया। ठीक है। तो किहड़े 3 दरिया ने जिन्हां नूं ये सीगा कि कनाल दे रिवर्स होना चाहिए, जिथे ये रिवर्स होना चाहिए है। किहड़े 3 दरियावां नूं कनैक्ट किया गया? तो साडे कोल चनाब, रावी ते सतलुज, झेलम चनाब ते रावी, रावी ब्यास ते सतलुज, चनाब रावी ते ब्यास। ठीक है जी। सो इहदा जिहड़ा असली जवाब है दैट इज झेलम चनाब ते रावी। ये 3 दरियावां दे पानी जिहड़ा सीगा इनू आपस दे विच लिंक किया गया दरियावां नूं, और ताकि पंजाब का जिहड़ा सीगा मोंटगोमरी वाला इलाका हैगा उत्थे पानी नूं पहुँचाया जा सके और उस इलाके दे विच जिहड़ी सी सिंचाई हो सके, जिहड़ा कि एक तरह का बंजर इलाका सीगा। और असीं देखदे हां कि ਉਹਦੇ ਨਾਲ फिर उत्थे दा काफ़ी प्रोग्रेस हुई, एग्रीकल्चर जिहड़ा सीगा वो बहुत डेवलप होया, और उस तो बाद उत्थे कैनाल कॉलोनीज वगैरह पंजाब विच भी डेवलप कीती गईयां। सो जवाब किहड़ा है जी? झेलम, चनाब ते रावी। 1917 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ प्रोजेक्ट कमीशन हो गया सी, 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ शुरू होया सीगा। रणजीत सिंह एंटर्ड इनटू डैश एग्रीमेंट विद डैश टू अटैक कश्मीर इन 1813। ठीक है जी। तो रणजीत सिंह ने एक एग्रीमेंट किया सी, ਉਹਦਾ ਕੀ नाम सीगा और किहदे नाल कीता सीगा एग्रीमेंट ये जदों कश्मीर ते हमला करना सीगा। ठीक है जी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एक इस हिस्टरी दे विचों इत्थे क्वेश्चन आंदा ही आंदा, भावें वो रणजीत सिंह दी लड़ाइयां बारे हो जाए, भावें रणजीत सिंह दी लाइफ बारे हो जाए, भावें रणजीत सिंह दी जिहड़ा सीगा ट्रीटीज उन्हां बारे हो जाए, या रणजीत सिंह तो बाद जिहड़े उहदे सक्सैसर उन्हां बारे हो जाए, या एंग्लो सिख वॉर दे उत्ते हो जाए। 1-2 क्वेश्चन इस सैक्शन चो आते हैं, चंगे तरीके नाल तुहानूं पता होने चाहिए ने। तो किहड़ा एग्रीमेंट? पेशावर एग्रीमेंट ते मोहम्मद शाह। ठीक है जी। एक गलत जवाब है, कोई पेशावर एग्रीमेंट नहीं होया। ठीक है जी। सो रोहतास एग्रीमेंट ते जमन शाह। जमन शाह तो जी 1797 दे विच एक गद्दी ते बैठा, और 1800 दे विच, ठीक है जी, इनू तकरीबन लाह सुटिया सीगा। फिर इहदे भरा ने लाह सुटिया सीगा, और फिर दैट मीनस कि 1813 दे विच जमन शाह तो उत्थे है ही नहीं सीगा। और वैसे तुहानूं मैं दस दियां कि 1813 च जमन शाह रणजीत सिंह दे कोल सीगा, क्योंकि इनू अन्या करके जिहड़ा सीगा इहदे भरा ने उत्थों अन्ना करता सीगा, तो फिर भज के यह रणजीत सिंह दे कोल आ गया सीगा। भावें 1797 च इहदी उहदे नाल लड़ाई भी हुई सी। पेशावर एग्रीमेंट वफा बेगम। ठीक है जी। तो वंस अगेन वफा बेगम 1813 दे विच रणजीत सिंह दे कोल सीगी। तो इट वाज रोहतास एग्रीमेंट विद फतेह खान। रोहतास एग्रीमेंट, रोहतास जिहड़ा सीगा एक जगह हैगी है अजकल पाकिस्तान च पैंदी है, उत्थे एग्रीमेंट होया सीगा रणजीत सिंह उन्हां दा ते फतेह खान। फतेह खान जिहड़ा सीगा ये वजीर सीगा मुहम्मद शाह जिहड़ा कि अफगानिस्तान का बादशाह सीगा, उहदा वजीर सीगा। सो उहदे नाल क्योंकि फतेह खान जिहड़ा सीगा वो कश्मीर के उत्ते अटैक करना चाहता सीगा, क्योंकि कश्मीर दे विच उस वेले जिहड़ा गवर्नर सीगा उन्हें अफगानिस्तान की ईन मरनी किते छड़ दी। ठीक है जी। और जदों उन्हें ईन मरनी छड्डी तो फिर फतेह खान ने जिहड़ा सीगा कश्मीर के उत्ते अटैक करना चाहे। अता खान उस वेले गवर्नर सीगा उत्थे दा, तो उस वेले रणजीत सिंह दे नाल एग्रीमेंट होया जिन्हों की कहा जाता है रोहतास एग्रीमेंट कहा जाता है। और रोहतास एग्रीमेंट के मुताबिक और हिस्टरी च किते किते कुछ लिखा किते कुछ लिखा कि तकरीबन जो उत्थे पैसा मिलेगा वह 1/3 या 1/6 जिहड़ा सीगा रणजीत सिंह नूं मिलेगा। दैट वाज द काइंड ऑफ एग्रीमेंट। और आपस दे विच जिहड़े सीगे यह वंड होएगी। ये कहा जाता है अटैक किया, अटैक करन तो बाद जिहड़ा सीगा पर फतेह खान जिहड़ा सीगा उन्हें पैसा नहीं दिता। बट रणजीत सिंह का जिहड़ा जरनैल सीगा उस वेले मुहकम चंद उत्थों छुड़ा के लैके आया सीगा। किहनूं छुड़ा के लिया सीगा? ही वॉज एबल टू गेट होल्ड ऑफ शाह शुजा।
शाह शुजा जिहड़ा सीगा मैं जिवें तुहानूं दस्सिया कि यह 1797 तो लैके 1800 तो लैके 1802 तक यह बादशाह सीगा अफगानिस्तान का, जमन शाह का भरा सीगा। तो और 1802 तो बाद जिहड़ा सीगा मुहम्मद शाह ने जिहड़ा सीगा शाह शुजा नूं जिहड़ा हटा के ਇਹ ਭਰਾ ਸੀਗੇ आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। तो इस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਜਾ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਤਾ ਸੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹੂਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਿਫਰ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਹਰ ਸਾਲ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਫਤਿਹ ਖਾਨ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ 1813 ਦੇ ਵਿੱਚ, और रणजीत सिंह मिल के किया सीगा। और जो उन्हें पैसे नहीं दिते तो ये दीवान ने की किया, शाह शुजा नूं छुड़ा के लै आया, क्योंकि उहदी वाइफ वफा बेगम ने रणजीत सिंह नूं प्रॉमिस किया सीगा कि जे तू मेरे घर वाले नूं छुड़ा के लै आएगा मैं तैनूं कोहिनूर दा हीरा दे दांगी। तो इस तरीके दे नाल शाह शुजा वापस आंदा है। और असीं देखदे हां कि 1814 दे विच फिर रणजीत सिंह ही वॉज एबल टू गेट द कोहिनूर डायमंड फ्रॉम शाह शुजा ऑल्सो। तो इसका जवाब की होया जी अपने को रोहतास एग्रीमेंट और फतेह खान का जवाब होया। थोड़ा जा क्योंकि हिस्टरी की गल करते हैं जो, तो फिर थोड़ी जी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाती है, वो शेयर करना जरूरी हो जाता है ताकि थानू याद भी रहे। वॉट इज़ द प्रोजेक्टेड फिजिकल डेफिसिट एंड रेवेन्यू डेफिसिट, इस तरह का क्वेश्चन एक जरूर एग्जाम के आता है, याद रखियो। तो ये मोटिया मोटिया इन्फॉर्मेशन है जी याद रहनी चाहिए ने कि फिजिकल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है, तो एक प्राइमरी डेफिसिट भी होता है। तो इन्होंने चीज़ों बारे याद रखियो कि ये फिगर्स भी। सो पंजाब का फिजिकल डेफिसिट 2023-24 का दैट इज गोइंग टू बी 5%, और जो रेवेन्यू डेफिसिट गोइंग टू बी 3.5% ऑफ GSDP। ये फिगर रट्टा मार के याद रखना पैना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम आम तौर से आते ही आते हैं, ठीक है जी। तो ये 2023-24 का फिजिकल डेफिसिट बजट की वाली फिगर हैगी थोड़ी ये, ठीक है जी। सो एक ही कहते हैं ये 5.2% एंड सॉरी 5%, ये 22-23 का सीगा जी, ये 23-24 का 5% थे 3.5%। तो ये फिगर्स हैगियां ने, ये याद रहनी चाहिए ने। 23-24 5% थे 3.5 प्रोजेक्टेड का मतलब की होया कि होने की उम्मीद है, होएगा कि ना बाद देखांगे, क्योंकि इन्होंने भी 22-23 कहा सीगा 3.8 होगा, हो गया 5.2। इतने रेवेन्यू ने 2% कहा सी, हो गया 3.7। हुण क्या है 5%, तो हुंदा किन्ना ये जो अगले साल बजट की फिगर आनगियां तो उस वेले जाके सानू पता लगेगा। Dash was appointed Baba Sri Chand to succeed him to lead the Udasi Panth। बाबा श्री चंद जी बारे तो असीं जानते हैं कि ये गुरु नानक देव जी के बड़े पुत्र सीगे, और इन्होंने किहड़ा पंथ चलाया सीगा, सैट चलाया सीगा, उदासी पंथ जिहड़ा सी ये चलाया सीगा। और जदों ये बहुत बिरध हो गए तो उस वेले फिर ये गुरु हरगोबिंद साहब दे कोल आए, और उस वेले आके इन्होंने कहा कि मैनू अगला वारस दिओ। तो फिर बाबा गुरदित्ता जी जिहड़े कि गुरु हरगोबिंद साहब के वड्डे पुत्र सीगे, इन्हां नूं जिहड़ा सीगा उन्होंने फिर उदासी पंथ का हैड बनाया सीगा। तो साडे कोल जवाब की होया जी, बाबा गुरदित्ता जी। Who among the following was not associated with आद ग्रंथ and its installation at हरमंदर साहब। आद ग्रंथ, ठीक है जी, दोनों की डिस्टिंक्शन क्लीयर होनी चाहिए है। आद ग्रंथ की है तो गुरु ग्रंथ साहब की है। आद ग्रंथ का एक होर नाम भी है, उन्होंने की कहते हैं आपां पोथी साहिब भी कह देंगे, की कह देंगे उन्होंने पोथी साहिब भी कह देंगे, ठीक है जी, पोथी साहिब भी कह देंगे। और जिहड़ा आपां जिन्होंने गुरु कहते हैं आपां उन्होंने की कहते हैं गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं। दोनों में फर्क की है ये भी थानू पता होना चाहिए। की फर्क है जी, गुरु ग्रंथ साहब के विच उन्होंने गुरु तेग बहादुर साहब की बाणी भी ऐड की गई है, और उसनू गुरु गोबिंद सिंह साहब ने जिहड़ा गुरगद्दी दित्ती सीगी जदों वो हजूर साहब दे विच ठिकाना सी उन्हां दा। तो
ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ not associated with ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਐਸੋਸੀਏਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ? ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੈ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਸੀਗੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਇਹ ਉਹਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੀਗੇ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਮਦਮੀ ਭੀੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਨਾਟ ਐਸੋਸੀਏਟਡ। ਤਾਂ ਨਾਟ ਕੌਣ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਟ ਐਸੋਸੀਏਟਡ। ਸੋ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਵਿਦ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ। Which of the following statement of the Sufi is not true? ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੂਫੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ? not true ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੇ। तो ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਔਖੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਪਥ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। तो सूफीज belong to Sunni sect of Islam। जी, तो ये स्टेटमेंट ठीक है कि गलत है? सूफीज फॉलो टेनेट्स ऑफ इस्लाम। जी, सूफी इस्लाम दियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। सूफीज प्रीच हारमनी बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। सूफीज ने हिंदू ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਹਿਜ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਵਾਜ਼ ਅ ਡਿਸੇਪਲ ਆਫ ਸੂਫੀ ਕੁਤਬਦੀਨ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ। ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਜਵਾਬ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਆਹ ਜਵਾਬ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਨਾਟ ਟਰੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਦਾ ਟਰੂ ਹੋਏ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਵਾਜ਼ ਆਲਸੋ ਫਾਲੋਅਰ ਆਫ ਕੁਤਬਦੀਨ ਕਾਕੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਿਆ ਕਿ सूफीज बिलोंग टू सुन्नी सैक्ट ऑफ इस्लाम। ये चीज़ जी सी ये गलत है ये, तो इस करके जवाब ये होया है क्योंकि ऑल मुस्लिम्स आर डिवाइडेड इनटू टू सैक्ट्स, सुन्नीज एंड सूफीज। तो सूफी जिहड़े सीगे ओह इन्हां बरीकियां च नहीं पैंदे। तो अब फिर सुन्नी ते ਸ਼ੀਆਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸੈਕਟ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਸੁੰਨੀ ਤੇ ਸ਼ੀਆ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Which city has a great strategic significance being in its only land linked to Kashmir? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ? क्योंकि जे ओह शहर पंजाब च ना हुंदा तो कश्मीर नूं रस्ता ही कोई नहीं सी बचना अपनी मेनलैंड तो जाने वास्ते। ठीक है जी, तो वो कौन है जी? पठानकोट। क्योंकि जदों भी आप जम्मू जाना तो रस्ते किहड़ा शहर पेगा तुहाडा? पठानकोट ने तो पैना ही पैना। और मैं तुहानूं इहदी हिस्टरी कई बार समझाई भी है, सुनाई भी है कि पठानकोट वॉज पार्ट ऑफ गुरदासपुर, और गुरदासपुर का जिहड़ा सीगा being a Muslim majority area it was going to Pakistan। पर जो 17 अगस्त 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੈੱਡ ਕਲਿਫ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਰੈੱਡ ਕਲਿਫ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। क्योंकि अदरवाइज कश्मीर बिल्कुल ही पंजाब नालों या बाकी हिंदुस्तान नालों टुट जाना सीगा। तो इसका जवाब किहड़ा है जी? दैट इज़ पठानकोट। और तुसीं देखदे हो कि जिहड़ा रस्ता जाता है दैट इज़ वाया पठानकोट जाता है। ठीक है जी, तो इट इज़ वेरी इसेंशियल रस्ता, जे ये ना हुंदा तो बहुत मुश्किल होनी सीगी, है ना जी। तो मूवी अन्ने घोड़े दा दान वॉज बेस्ड ऑन नॉवल रिटन बाय। ठीक है जी,
तो एक पिक्चर आई सी जिन्होंने 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਕਚਰ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਇਹ, ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। तो यह पिक्चर किदा लिखा हुआ नावल है वो बेस सी। तो साढ़े को ऑप्शन वरियाम सिंह, नानक सिंह, हरभजन सिंह ते गुरदयाल सिंह, ठीक है जी। नानक सिंह के नाम के उत्ते नावलों की पिक्चर बनी, जिवें चिट्टा लहू अपना पवित्र पापी हो गया, वो पिक्चर बनी हुई है। तो दिस अन्ने घोड़े का दान, दिस वॉज मेड ऑन ए नावल स्टोरी विच वॉज रिटन बाय सरदार गुरदयाल सिंह, जिन्होंने ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिले है। ज्ञानपीठ को जननपीठ जो लिखते हैं आप, ये अवार्ड मिले हुआ है, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट पंजाबी रेसिपिएंट टू रिसीव दिस अवार्ड ऑल्सो। तो गुरदयाल सिंह उन्होंने जो सीगा उन्होंने नावल है अन्ने घोड़े का दान, और ये उत्ते जो सी उन्होंने ये पिक्चर बनी सी। और ये इन्हों के होर किहड़े किहड़े, इन्हों का बहुत मशहूर नावल है जो गुरदयाल सिंह उन्होंने का, उसका नाम है मड़ी का दीवा। पंजाबी लिखिए जी इन्हों आप मड़ी का दीवा, बहुत मशहूर तो बड़ा इंटरस्टिंग नावल है ये, ठीक है जी, पढ़ने वाला ये। बाकी होर किहड़े किहड़े नावल ने, अध चांदनी रात, अन्ने घोड़े का दान, पारसा ते कहानियां, सगी फुल, कुत्ता ते आदमी, बेगाना पिंड, करीड़ दी टिंगरी, इस तरह दी इन्हां दी कहानियां ने, वो भी बहुत मशहूर ने। इस तो इलावा इन्होंने होर बहुत सारी किताबां लिखियां ने, पर दीज आर द इंपॉर्टेंट वंस। द फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ रूलर्स ऑफ पटियाला, ठीक है जी। इन्होंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दे विच लगाओ, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर च लगाओ। दैट मीनस कि पहला केड़ा, बाद केड़ा ते बाद केड़ा ते बाद केड़ा। तो आई थिंक इन्ना तो याद होगा थानू कि यादविंदर सिंह वॉज, ठीक है जी। यह कदे कदे लिखा होगा कि भी हुण पटियाले च एक यूनिवर्सिटी खोली, उसका नाम यादविंदर सिंह रखा, ठीक है जी। और किने रखा, वो कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने रखा। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के फादर का नाम की सीगा यादविंदर सिंह, ठीक है जी। सो इन्हों आप सब तो नीचे लिख लें, इस तरीके नाल याद कर लो। ही वॉज द फादर ऑफ कैप्टन अमरिंदर सिंह, ठीक है जी। एक नाम इहदा महेंद्र सिंह, ठीक है जी। महेंद्र सिंह के नाम के उत्ते महिंद्रा कॉलेज पटियाले का बनया, और वो बनया सी 1875 दे विच, ठीक है जी। तो आप महेंद्र सिंह उन्होंने ऊपर रख लेंगे इत्थे, ठीक है जी। फिर सब तो मौजी राजा पंजाब पटियाले का किहड़ा रहा है, भुपिंदर सिंह, अंग्रेज़ों के टाइम दे विच भुपिंदर सिंह 1900 तो लैके 1938 तक ये राजा सीगे। 1938 तो लैके 1947 तक यादविंदर सिंह राजा सीगे, महाराजा सीगे, राजा नहीं सीगे, इन्हों महाराजा कहते सीगे। महाराजा वास्ते हुंदा सी ना कि इन्हों दी भी डिग्रियां हुंदियां सीगियां कि इन्हों 21 तोपां की सलामी मिलनी है, कि 17 तोपां की सलामी मिलनी है, ठीक है जी। तो यू कैन से कि पटियाला वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट अपना स्टेट जिहड़ी कि भारत शामिल हुई सी, जिन्हों कि 17 तोपां का सलूट मिलता सीगा अंग्रेज़ों वालों। इन्हां तो वड्डी सरकार किहड़ी सीगी होर, वो कश्मीर सी, उन्होंने 21 तोपां का सलूट मिलता सीगा। तो भुपिंदर सिंह के फादर का नाम सीगा सरदार रजिंदर सिंह, रजिंदर सिंह, ठीक है जी। 1876 तो लैके 1900 तक ये महाराजा रहे, और पटियाले 12 दरी बनाने का जोड़ा सीगा काम वो भी रजिंदर सिंह उन्होंने किया सीगा। सो इस तरीके आप देखते हैं कि ये चीज़ां सानू कुछ पता होनी चाहिए नहीं, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम च आ जाते हैं। दिस कैन हैपन विद द रणजीत, महाराजा रणजीत सिंह ऑल्सो, उन्होंने क्रोनोलॉजी भी कदे कदे पूछ ली जाती है। तो ये क्रोनोलॉजी अपनी जी सी ये पटियाले की हैगी है। तो पटियाले 12 दरी जी मैं दसिया कि उत्थे रजिंदरा कोठी भी है, जिसे अजकल एक होटल भी चल रहा है, जिन्हों कि आप नीम राणा होटल कहते हैं। तो ये जवाब की हो गया थोड़ा 4132। दैट मीनस कि यह 1875 आ देखो जी, इतने 1876 आ गया थोड़ा है, 1 नंबर दे ये आ गया थोड़ा, 2 नंबर से आ गया, 3 नंबर से आ गया, 4 नंबर से ये आ जाएगा थोड़ा है।
है जी। तो इस तरीके नाल तुसीं याद रखने की कोशिश भी कर सकते हो इन्हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सराय नूर महल लोकेटेड नियर डैश वाज बिल्ट ऑन द ऑर्डर्स ऑफ डैश। ठीक है, सराय नूर महल, क्योंकि प्लेसिस के उत्ते भी किते ना किते क्वेश्चन पंजाब च आ जाता है, तो आपां ने ये देखना है कि यह नूर महल जिन्हों तो पंजाब के बारे पता है तो उन्होंने तो पता होगा कित्थे पैंदा है नूर महल। ठीक है जी, तो वो तो कह देंगे जी, बड़े आराम के नाल कह देंगे कि ये तो जी जलंधर के कोल पैंदा है। ठीक है जी, जो जलंधर के कोल पैंदा है, तुहाडा आ भी कट गया तो आ भी कट गया। ठीक है जी, तो दैट मीनस हुण किहड़ा बचे तुहाडे कोल जी, ये आह बचिया तो आ बचिया जलंधर के कोल, क्योंकि ये फगवाड़ा दे जलंधर के कोल नूर जहां जिहड़ी कि जहांगीर की वाइफ सीगी उहदे आदेशां दे उत्ते बनिया सीगा, और जलंधर कोल फगवाड़ा के कोल जिहड़ा है पैंदा है तुहाडा ये जलंधर के कोल पैंदा नूर महल पैंदा है। तो उन्होंने कहण दे उत्ते जिहड़ा सीगा इहनूं बनाया गया सीगा, और जहांगीर की तुरके जहांगीर इहदे च मैंशन भी आउंदा है कि वो इत्थे 1-2 दिन रुक के भी गए सीगे। सो इहदा जिहड़ा जवाब की बनिया तुहाडा जी, ये जलंधर के कोल ये सराह बनाई सीगी जदों कि राजे महाराजे ट्रैवल करते थे, उदों किहड़ा गड्डियां चलदियां सीगियां। तुसीं सरहंद कोल आम खास बाग भी देखा होएगा। आम खास बाग, क्योंकि सरहंद भी एक राजधानी होंदी सीगी, तो आम खास बाग दे विच भी जिहड़े सीगे एक उत्थे एरिया बनिया है जिहदे च राजे महाराजा आके रुकदे सीगे, और वो आदे आले दुआले बड़ी सारी झील भी बनाई हुई सी। अजकल तो पानी है नहीं उत्थे, पर झील भी बनाई हुई सी ताकि राजे महाराजा वास्ते उन्होंने शौक तो पूरे होने चाहिए ने। तो सरहंद हो गया, और उस तो बाद थोड़ा जलंधर के कोल जिहड़ा नूर महल हो गया इस जगह के उत्ते, क्योंकि उस तो बाद लाहौर आ गया। तो इस तरीके आप देखते हैं कि जगह जगह के उत्ते राजे महाराजा के रहने वास्ते जगह बनाई गई सीगियां। तो सराय नूर महल यह कित्थे जलंधर के कोल, और आपां किहदे ऑर्डर के उत्ते नूर जहां जिहड़ी कि जहांगीर की वाइफ सीगी उहदे कहण दे उत्ते जिहड़ा सीगा ये बनाई गई सी। और तुसीं देखदे हो कि बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग बनी हुई है, ये बड़ी निकाशी हुई भी है ये उत्ते, क्योंकि उस वेले किहड़ा राजा के पैसे लगते सी, उन्हें तो हुक्म ही करने होंदे सीगे। तो इस तरीके नाल तुहानूं इन्हां बारे भी पता होना चाहिए कि ये, तो ये उम्मीद करते हैं तुहानूं कि यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि ये काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन तुहाडे नाल असीं शेयर भी की है। एंड एट यूजुअल प्लीज अपना स्कोर लास्ट में टैली जरूर कीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड इंडियन स्टैंडर्ड रिलेटेड टू आयुष हर्ब एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये आपके पास किसने किया है, BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने इसको नोटिफाई कर दिया। इफ अ मैच लाइव कमेंट्री इन दिल्ली कमेंस एट 10 AM, दिल्ली में कमेंट्री 10 बजे हो रही है, व्हाट इज द टाइम व्यूअर इन द लंडन शुड ट्यून इनटू। तो लंदन के अंदर कितना टाइम होगा, ठीक है, तो लंदन में टाइम कितना हो जाएगा, सुबह के 4:30। ठीक है, तकरीबन 5.5 घंटे पीछे ना लंदन हमसे, तो 4:30 बजे होगा सुबह के। Who among the following is known to have started portfolio system in India? पोर्टफोलियो सिस्टम जो आज आपके कैबिनेट में भी चलता है, वो किसने स्टार्ट किया था, लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958। Which country has now been admitted as a 4th member outside BRICS group in the new development bank? Very important question class, पूछा जा सकता है। इजिप्ट की एंट्री हुई है अब आपके ब्रिक्स के अंदर। ठीक है, The Indian Army has set up a quantum computing laboratory and a center of artificial intelligence at the Military College of Telecommunication Engineering। ये आपके पास कहां पे है, माहो में किया गया। ठीक है, क्वांटम इंजीनियरिंग के ऊपर काम करने वाली दुनिया की सिर्फ तीसरी आर्मी बनी है भारत सर। ठीक है, इंडियन आर्मी। Who became the national champion for the 10th time in a single category of para badminton? तो ये आपके पास कौन है, संजीव कुमार जी हैं। दीवान मनीराम दत्ता, ये 1857 रिवोल्ट के रेवोल्यूशनरी लीडर रहे हैं, कौन से रीजन से, तो ही वाज फ्रॉम द असम। जो पहला चाय का बगान बना था ना छबुआ के अंदर, उसके दीवान हुआ करते थे मनीराम। 9th schedule was added to Indian Constitution through which of the following constitutional amendment? So it was by the first amendment. The power of Supreme Court to decide the dispute between center and state falls under original jurisdiction. Center state और state के बीच में dispute हो, original jurisdiction. The Supreme Court or a High Court commanding a person or a body to do which his or her duty to come under which of the following writ? तो mandamus का मतलब ही होता है to command। ठीक है, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये 143 आर्टिकल के तहत आपके पास आता है। विच पीरियड ऑफ पार्लियामेंट बिगिंस एट नून एंड स्टार्ट्स आफ्टर द क्वेश्चन आवर? तो इसको बोलते हैं आप लोग 0 आवर बोलते हो। ठीक है जी, हम इसको आम भाषा में जूता चप्पल आवर भी बोलते हैं।
व्हाट इज क्वारम इन इंडियन पार्लियामेंट? इंडियन पार्लियामेंट में क्वारम आपके पास क्या है? द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू कंडक्ट बिजनेस ऑफ द हाउस, 1/10 होता है। लोकसभा में ये नंबर 55 है, राज्यसभा में नंबर 25 है। हु वाज द ऑथर ऑफ शाहनामा? तो इट वाज रिटन बाय फिरदौसी, ठीक है। Which extremist leader of the freedom movement was given 6-year jail punishment in 1908? तो it was बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें 6 साल की पनिशमेंट दी गई थी, ठीक है। A Buddhist council during the region of Kanishk was held at, तो it was in Kashmir. Kundalwan is the exact place in Kashmir. The first society founded by Raja Ram Mohan Roy was आत्मीय सभा। आत्मीय सभा ही बाद में आपकी ब्रह्मो सभा बनती है, जो बाद में ब्रह्मो समाज के नाम से जानी जाती है। What is the international date line? इंटरनेशनल डेट लाइन आपके पास क्या? 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है आपके पास, ठीक है। एंटीपोडल पॉइंट भी कहा जाता है इसको। 0 डिग्री लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड दैट डिवाइड्स अर्थ इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ये आपके पास क्या कहलाता है? प्राइम मेरिडियन कहलाता है। Recipients which leads to decrease in the asset or an increase in the liability of government falls under which of the following head of fiscal policy? तो ये आपके पास क्या कहलाता है? कैपिटल रिसीट्स कहलाती है, ठीक है। लाइबिलिटीज क्रिएट करती है ये। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स और गेम टर्म इंटरफेरेंस वॉज यूज? इंटरफेरेंस किस में यूज होता है? गोल्फ के अंदर यूज किया जाता है। विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द नेशनल मिशन फॉर मॉनिटरिंग? तो ये आपके पास किसने किया? एनसीटी, नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने इसको लॉन्च किया है। विच यूनियन मिनिस्ट्री रिलीज स्वच्छ जल से सुरक्षा कैंपेनिंग? तो स्वच्छ जल से सुरक्षा कैंपेनिंग आपकी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने किया है। इसके एक फॉर्मर मिनिस्टर की रिसेंटली डेथ हुई है, दैट इज रतनलाल कटारिया। What is the outlay of the world's largest grain storage plan in the cooperative society? इसका आउटले दिया गया वो 1 लाख करोड़ का दिया गया, बहुत जबरदस्त प्लान है ये। Which Asian country joined the centralized laboratory network? CLN को ज्वाइन किया है रिसेंटली, इंडिया ने किया है, ठीक है। चलिए, तो दिस इज ऑल वी हैव फ्रॉम द जीके पोर्शन। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू। मॉक लेके आता है। तो आज मैं फिर से आशीष आपके सामने जुड़ा हूं और इसमें हम चेक करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आपके पास हैं और क्या क्या सोल्यूशन आपके पास इनका यहाँ पे रहने वाला है। तो सबसे पहले आपके पास अगर मैं बात यहाँ पे करूँ तो क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल मेमोरी? अगर ऑप्टिकल मेमोरी की अगर बात करता हूँ तो ऑप्टिकल के अंदर आता है CD, DVD जो है वो इसके अंदर आता है। तो साफ तौर पे आपको पता चल रहा है कि इसका आंसर जो है यहाँ पे क्या बनेगा? CD बनेगा। अब CD स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क और DVD स्टैंड फॉर डिजिटल वीडियो डिस्क और डिजिटल वर्सेटाइल, बोथ आर द फुल फॉर्म ऑफ DVD। तो याद रखेंगे इसका आंसर क्या रहेगा आपके पास? A ऑप्शन यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूं तो ये रहा अगला क्वेश्चन। द यूजर व्यू ऑफ अ कंप्यूटर वेरीज बाय द इंटरफेस बीइंग यूज्ड। अ कंप्यूटर आल्सो नीड टू बी रिसोर्सेज एलोकेटेड and control program to control execution of user program. Which part of the computer perform this function? ऐसा फंक्शन जो है वो कौन सा जो है काम करता है? एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, सिस्टम, यूटिलिटी, मदरबोर्ड या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम? देखो, हैंडलिंग का सारा काम जो है वो किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम से। हैंडलिंग का सारा काम जो है वो किससे किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम से, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो कंट्रोल भी करता है, मॉनिटर भी करता है और इंटरफेस प्रोवाइड करता है। सबसे बड़ी बात है इंटरफेस। अगर इंटरफेस की बात करी जाए तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही प्रोवाइड करवाता है। सो आंसर इज ऑपरेटिंग सिस्टम। होपफुली बात आपको क्लियर है। तो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल इज कॉल्ड। रिलेटेड फाइल जो होती है उसको क्या कौन यहाँ पे करता है? कैरेक्टर, फील्ड, डेटाबेस या फिर रिकॉर्ड? तो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स इज नोन एज डेटाबेस, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास? अच्छा, अगला क्वेश्चन का आंसर आ गया पहले। चलिए, इफ यू वांट टू लोगो to appear on every slide in presentation you should include it on the। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, जैसे आप लोगों ने यहाँ पे हमारा ये लोगो देखा है, मैं इससे एक जगह पे लगाऊँ, ये सभी पे अप्लाई हो जाए तो उसे कहाँ पे लगाया जाए? स्लाइड टेम्पलेट में, स्लाइड मास्टर में या फिर स्लाइड डॉक्यूमेंट में। तो वो कहाँ लगाया जाए? स्लाइड मास्टर में। अगर आप लोग लगाएंगे तो ये एक ही जगह पे लगाया हुआ आपके पास हर जगह पे इकट्ठा ही आ जाएगा। तो आंसर इज B ऑप्शन, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। टू क्विक प्रिंट अ फाइल प्रेस, कंट्रोल P, कंट्रोल S, कंट्रोल N या फिर कंट्रोल Z। तो आपको पता है प्रिंट के लिए तो कंट्रोल P होता है, ठीक है। S जो है सेव के लिए होता है, N जो है न्यू के लिए होता है और Z जो है अनडू के लिए होता है। तो आंसर इज कंट्रोल प्लस P, ठीक है। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फाइंड ओड वन आउट। इनमें से ओड आपके पास कौन सा है? माउस, कीबोर्ड, लाइट पेन,
या फिर मॉनिटर। तो माउस इज एन इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस, लाइट पेन इज एन इनपुट डिवाइस। ये ऑल 3 आर इनपुट डिवाइस। और ये क्या है आपके पास आउटपुट। ठीक है, सो आंसर इज डी ऑप्शन, मॉनिटर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर कैन बी क्लासिफाइड एज अ पेज एट अ टाइम प्रिंटर। पेज एट अ टाइम प्रिंटर आपके पास है लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर या फिर नन ऑफ दिस। अगर मैं बात करता हूं तो इसका आंसर क्या बनेगा, लेजर प्रिंटर बनेगा, जो कि पेज प्रिंटर के हिसाब से अपनी स्पीड को यहाँ पे मेंटेन करता है। ठीक है, तो आंसर इज ए ऑप्शन, लेजर प्रिंटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द होम पेज ऑफ वेबसाइट। होम पेज का मतलब है जो पहला पेज होता है उसे बोला जाता है होम पेज। द लार्जेस्ट पेज, द लास्ट पेज, द फर्स्ट पेज या फिर द मोस्ट कलरफुल पेज। तो आपको पता है इसे फर्स्ट पेज को क्या बोला जाता है, होम पेज। समटाइम इसे लैंडिंग पेज के नाम से भी जाना जाता है। तो बोथ आर सेम थिंग कि होम पेज या फिर फर्स्ट पेज आर इज आल्सो नोन एज लैंडिंग पेज। तो आंसर क्या बन जाएगा आपके पास, फर्स्ट पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस इन HTTPS। इस एस का मीनिंग आपके पास क्या रहेगा HTTPS में। अगर मैं बात करता हूँ HTTP क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और एस सिक्योर। तो आंसर इज सी ऑप्शन, आंसर इज सी ऑप्शन, आपके पास आंसर बनेगा सी। ठीक है, होपफुली बात आपको क्लियर है। चलिए, तो होपफुली यहाँ तक अच्छे से आपको समझ में आया होगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू क्लास। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि हर हफ्ते ज्ञानम आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेके आता है, तो मैं आशीष आज आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं ज्ञानम के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और हम इस मॉक को अच्छे से चेक करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या आपके पास था। तो ये रहा सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड आउट विच ऑफ द लेटर्स सीरीज फॉलोइंग द गिवन रूल। Number of letters skipped between the adjacent letter of the series goes on increasing successively by 1। मतलब आपके पास एक एक वैल्यू जो है वो बढ़ता हुआ चलेगा। ठीक है, इंक्रीज होता चलेगा, स्किप होता चलेगा। अब जैसे अगर मैं बात करता हूँ तो इन दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं, टॉप से भी और बॉटम से भी। बट कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि आंसर जो है आखिरी हो। तो हम एक बार आखिरी वैल्यू को उठा के चेक करते हैं। सबसे पहले एफ, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ एफ है, एफ के बाद है एच। ठीक है, एफ का नंबर होता है 6, इसका नंबर होता है 8, मतलब 7 बीच में से गायब है। ठीक है जी। अगला है आपके पास के, एच के बाद 8 के बाद 9, 10 दोनों गायब हैं जी। और 11 है के, 11 है के, बिल्कुल सही है ये। आगे है आपके पास 15, 11 के बाद 12, 13, 14 और 15, 15 पे है ओ। ठीक है, ओ के बाद है आपके पास 16, 17, 18, 19। ठीक है, तो आगे है आपके पास 4 गायब हो गए। तो आपके पास है आगे टी, तो 20, बिल्कुल ये भी है। और आगे है आपके पास 21, 22, 23, 24 और 25 और 26 यहाँ पे है जेड। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा डी ऑप्शन। इसका आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, डी ऑप्शन यहाँ पे बनेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि आपके पास यहाँ पे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से है। ई एफ जी एच आई जे के और आपके पास है वी यू टी एस आर क्यू पी। और निकालना किसका है हमें यहाँ पे, सौर, एस ओ यू आर। अगर मैं देखता हूँ तो 5 है और 22 है, मतलब 27 बन गया। 6, 21, 27, 7, 20, 27, 19, 8, 27, मतलब सभी का लेटर का अपोजिट सम 27 के बराबर बन रहा है। 19 है, 19 में कितने ऐड करूँ, 8, 8 पे आता है एच। 15 है, 15 पे कितने ऐड करूँ, 12, 12 पे आता है एल। 21 है और 21 पे 6 करूँ। और 18 है, 18 पे कितने करूँ, आपके पास 9, तो 9 पे आता है आपके पास
18,927 आई। ठीक है, HLF बी ऑप्शन यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पे आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है सीरीज से है, इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या हुआ है। तो 3 से अगर 5 पे गए हैं तो क्या हुआ है, +2 हुआ है। आगे अगर 5 से 10 पे गए हैं तो ×2 हुआ है। फिर से आगे क्या हुआ है, +2 हुआ है। फिर से आगे क्या हुआ है, ×2 हुआ है। फिर से +2 हुआ है, ×2 हुआ है, +2 ×2 अगर करते हैं तो 108 आना चाहिए था, 108 आना चाहिए था, 109 है। आंसर इज 109। हमें रॉन्ग निकालना था, तो अगर मल्टीप्लाई करूं तो 100 आपके पास 8 आएगा, तभी +2 करेंगे तो 110 आएगा। तो 109 जो है आपका रॉन्ग आंसर यहाँ पे है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है फाइंड द मिसिंग नंबर। तो 1, अगर 1 की मैं बात करता हूँ, 1 का क्यूब +2 का क्यूब +3 का क्यूब +4 का क्यूब। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब आपके पास 27 और 4 का क्यूब आपके पास 64। सभी को अगर ऐड कर देते हैं तो मेरे पास नंबर जो आएगा वो आएगा 100। तो 100 माने आपके पास 10 का 10, ठीक है ना। तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा टोटल वैल्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपके पास EGIA WUSQ DFHG। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ 5 है और यहाँ पे है 23, 28 बन गया। 7 है 21 है, इससे क्या बन गया, 28 बन गया। और 9 है और आपके पास 19 है, तो 28 बन गया। और 11 है और 17 है, तो फिर से क्या बन गया, 28 बन गया। तो आपके पास 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। तो अगर 4 में मैं कितने ऐड करूं, 4 में मैं कितने ऐड करूं कि 28 बन जाए, ठीक है ना। तो पहले यहाँ से ही देख लो, 10 में कितने ऐड करो, 18, तो मतलब आपके पास R आएगा। तो यहीं से देख लो कि ये सारे के सारे ऑप्शन तो कैंसिल हो रहे हैं, डी ऑप्शन आंसर बन जाएगा। बात खत्म ना। सीधा ही आप लोग ऐसे कर लिया करो, या फिर इसमें 4 में कितने ऐड करूँ, 24, तो आपके पास यहाँ पे x आ जाएगा। तो इस तभी भी पता चल रहा है कि डी ऑप्शन आंसर बनेगा। डायरेक्ट कटिंग लगा लिया करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, आपके पास 3 of the following 4 are alike in a certain way and so on the group which is the one of that does not belong to the group। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है। नेफ्रोलॉजी, एंटोमेनोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी एंड माइकोलॉजी। अगर मैं बात करता हूँ एस्ट्रोलॉजी जो है वो आपके पास इससे बिलोंग नहीं करता है। बाकी 3 जो हैं वो किससे बिलोंग करते हैं, आपके पास बायोलॉजी से। बाकी तीनों जो है बायोलॉजी से हैं और ये बायोलॉजी से नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं देखता हूँ, अगला क्वेश्चन आपके पास ये है। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में आपके पास जो है डायरेक्शन का क्वेश्चन यहाँ से लिया गया है। चलिए, तो आपके पास क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज है, तो मैं पूरा आपको करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम बात यहाँ पे करते हैं, क्या बोला है, मैन इज फेसिंग टुवर्ड वेस्ट, मतलब वेस्ट है तो यहाँ कहीं फेस करके खड़ा है। टर्न्ड 45 डिग्री क्लॉक वाइज, 45 डिग्री यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। एंड अगेन 180 डिग्री क्लॉक वाइज, 180 डिग्री क्लॉक वाइज यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। देन थ्रू 270 डिग्री इन एंटी क्लॉक वाइज, तो 180 यहाँ पे है और 200 आपके पास, अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक 180 की बात करता हूँ तो 270 यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगा, 270 यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आपके पास साउथ होता है और यहाँ पे वेस्ट होता है। आपको मालूम है कि यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी, साउथ वेस्ट आपके पास आंसर बन जाएगा। क्या आंसर बनेगा, साउथ वेस्ट इसका जो है एग्जैक्ट आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं आपके पास यहाँ पे, अच्छा इसका मीनिंग चलो पता चल गया, डिवाइड ही होगा। तो ये रिलेशन आपको बताना है, a प्लस बी, प्लस का मीनिंग क्या है, फादर। a इज द फादर ऑफ b, a इज द फादर ऑफ b एंड b मल्टीप्लाई का मीनिंग आपके पास है ब्रदर, b इज द ब्रदर ऑफ c। आगे इसका मीनिंग है आपके पास सिस्टर, c इज द सिस्टर ऑफ d, ठीक है। और एस्ट्रीक का मीनिंग है सन, d इज द सन ऑफ e, ठीक है। और ई हैश का मीनिंग है डॉटर, ई इज द डॉटर ऑफ क्यू, ई इज द डॉटर ऑफ क्यू।
लो जी, अब आपसे पूछा क्या गया है, हाउ ए इज रिलेटेड टू एफ। अब ए जो है वो एफ का क्या लगता है, हाउ ए इज रिलेटेड टू एफ। अच्छा, अभी आपके पास यहाँ पे एफ आएगा, ठीक है, एफ, हाउ ए इज रिलेटेड टू एफ। तो इसका क्या लगेगा, ये दामाद लगेगा, सन इन लॉ लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर एफ के बेटी ये है, उसके आगे फर्दर बेटी है, उसके आगे फर्दर बेटी है, तो उसका ये हस्बैंड है, ऊपर है ये ना, तो ये उसमें क्या है, दामाद वाली उसमें आ रहा है, सन इन लॉ में आपके पास आ रहा है। एक बार फिर से देख लेते हैं चाहे तो। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ सन इन लॉ क्या है, हाउ एफ इज रिलेटेड टू, अगर यहाँ पे देखें इस चीज़ को, ए प्लस बी प्लस का मीनिंग है फादर, ए इज़ द फादर। हाँ, तो अगर यहाँ पे आप आते हैं, इसकी बेटी है, अब यहाँ पे है, अब फिर इसके आगे है, तो इसके बेटे अगर ए प्लस बी, ए इज़ द फादर ऑफ क्यू, बी इज द, ए इज़ द फादर ऑफ बी, ठीक है। मल्टीप्लाई का मीनिंग आपके पास क्या है, ब्रदर, बी इज़ द ब्रदर ऑफ सी, बी इज द ब्रदर ऑफ सी, बी ब्रदर है सी का, और सी इज द सिस्टर, सी इज द सिस्टर ऑफ डी, ठीक है। हाँ, तो ये अगर आपस में ठीक तो है, हस्बैंड वाइफ है, तो इसका ये सन इन लॉ लगेगा, दामाद लगेगा। हाँ, अगर ये इनकी मम्मी है तो ये इनके पापा हैं, तो ये इनका दामाद लगेगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपके पास क्या बोला गया है ये भी चेक करते हैं। इन अ रो ऑफ गर्ल देयर आर 16 गर्ल बिटवीन प्रिया एंड नताशा, बोला है 16 लड़कियां हैं प्रिया और नताशा के बीच में, ठीक है। आगे है प्रिया इज 32nd फ्रॉम द लेफ्ट एंड, बोला है प्रिया इज 32nd फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो इफ प्रिया इज नियरर टू नताशा फ्रॉम द राइट एंड। इस बात का मतलब है आपके पास प्रिया यहाँ पे है और यहाँ से लेके इसकी वैल्यू जो है वो कितनी है, 32। अब इस लाइन का मीनिंग समझिए, इफ़ प्रिया इज 32nd फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो इफ़ प्रिया इज नियरर टू नताशा फ्रॉम द राइट हैंड, कि मतलब प्रिया जो है राइट हैंड से ज़्यादा नज़दीक है एज कम्पेयर टू नताशा। तो नताशा उस तरफ नहीं है, नताशा इस तरफ है, ठीक है। अगर नताशा यहाँ पे है तो इन दोनों के बीच में आपके पास कितने बच्चे हैं, 16 बच्चे हैं, ये उसने यहाँ पे बोला है। और टोटल अगर यहाँ से लेके यहाँ तक 32 हैं, तो इस तरह भी 32 ही होंगे, तो 15 रैंक यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, तभी 16वां रैंक उसका होगा, तभी आपके पास टोटल 32 बच्चे बनेंगे। अब पूछा क्या है, हाउ फार अवे इज नताशा फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, नताशा भी यहाँ से लेके कितनी दूरी पे है, तो नताशा जो है 15 की दूरी पे है, 16वीं पोजीशन पे वो खुद बैठी हुई है। होपफुली बात आपको यहाँ पे क्लियर है। नहीं, बीच में 16 हैं तो आपके पास यहाँ पे 15 ही होंगे, तो आंसर इज 15, नॉट बीच, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कैलेंडर इज इफ टुडे इज सैटरडे, आज अगर सैटरडे है तो 999 डेज के बाद कौन सा दिन आएगा। तो इसको सिंपल करना है, ठीक है, इसे डिवाइड करना है, इसे डिवाइड करना है आपको 7 से। 7 से किया 1 पे गया, मैं आप लोगों के लिए करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 9, 7 4 जा 28, लो जी, ठीक है। कितना बच गया आपके पास, 1 और 19, 7 2 जार 14, ठीक है, 7 2 जार 14, 7 एकम 7, 2 आ गया, 9 आ गया, 7 हो गया 28 आ गया, ठीक है। अब फिर 1 आ गया आपके पास, यहाँ पे क्या आ गया, 7 2 ने 14, फिर आपके पास आ गया 5, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ 7 से डिवाइड करने के बाद आपके पास रिमाइंडर जो बचा वो ही होता है ऑड डे। अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे ऑड डे बचे हैं सैटरडे के बाद 5, ठीक है, तो सैटरडे के बाद संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ चेक कर लो, टुडे इज सैटरडे बट डे ऑफ द विल बी वीक 999, तो 999 के बाद आपके पास यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। मैं फिर से बता रहा हूँ, 7 1 जा 7 किया आप लोगों ने, तो आपके पास कितना बचा 2, ऊपर से आ गया 9, ठीक है। 7 4 जा 28, बचा कितना आपके पास 1, आपके पास बचा कितना यहाँ पे 1, 9, ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास 9 में से 8 गया, बचा 1, ऊपर से फिर से 9 आ गया, 7 × 2 14, तो 14 के रिमाइंडर में क्या बचा आपके पास 5 बचा, फिर से क्या बचा 5 बचा, है ना। अब देखो आपके पास अगर सैटरडे है आज, तो सैटरडे, संडे,
मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, 1, 2, 3, 4 और 5, तो इसका आंसर वेंसडे बनेगा फिर, ठीक है। फ्रॉम टुडे, अच्छा डे फ्रॉम टुडे, तो एक दिन और आगे चलना पड़ेगा, अब वेंसडे के बाद यहाँ पे थर्सडे, ठीक है, ठीक है, वेंसडे के बाद थर्सडे, तो थर्सडे बनेगा इसका आंसर। फिर इसका आंसर क्या बनेगा, थर्सडे बनेगा। फ्रॉम टुडे है ना कि आज से आगे चलना पड़ेगा, तो एक दिन एक्स्ट्रा ले लेंगे, आपके पास क्या बनेगा, थर्सडे, इसका आंसर यहाँ पे बन जाएगा। चलो जी, नेक्स्ट अगर बात करता हूँ तो अगला क्वेश्चन ये है, अगले क्वेश्चन में क्या है, ऑटोमोबाइल, कार एंड मोटरसाइकिल, वेन डायग्राम है, आपको पता है कार और मोटरसाइकिल दोनों के दोनों ऑटोमोबाइल के पार्ट हैं, तो सी ऑप्शन इसका आंसर यहाँ पे बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, इस क्वेश्चन में चेक करते हैं, तो इसमें इक्वेशन आपको चेक सेटिस्फाइड करवानी पड़ेगी। तो सबसे पहले 12, 4, 2, 1 इज इक्वल टू 24। अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो यहाँ पे आएगा 2, अगर यहाँ पे अगर आपके पास 2 आएगा, देख लो चाहे तो यहाँ पे आप करके देखें तो 12 माइनस 2 इंटू 1, तो ये तो सॉल्व नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि ये तो आंसर नहीं बनेगा, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन भरते हैं, सेकंड में क्या है, मल्टीप्लाई, डिवाइड और आपके पास फिर से मल्टीप्लाई। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ डिवाइड, आपके पास 12 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 24। हाँ, तो ये सेकेंड इक्वेशन जो है बिल्कुल सेटिस्फाइड हो रही है, 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 1 इज इक्वल टू 24, तो बी ऑप्शन इसका आंसर बनेगा, ठीक है। तो होपफुली यहाँ तक सभी को अच्छे से क्लियर हुआ हो। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका ज्ञानम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज के सेशन में हम करने वाले हैं आपके वीकली मॉक टेस्ट का क्वांट के पार्ट का सॉल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, इन ए बॉक्स देयर वर ए डजन ऑफ केक्स ऑफ सोप इन ईच हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रो। इफ देयर वर 12 सच लेयर्स इन द बॉक्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सोप्स। देखो जो ये नंबर दिया गया है, सिंपली आपको क्या करना है, इसका क्यूब करना है। 12 का क्यूब क्या होता है, 1728 होता है। तो जो ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन। कमला गोट मैरिड 6 years ago, टुडे हर एज इज 1/4 टाइम्स। देखो 1/4 का मतलब क्या होता है, 5/4। अगर उसकी मैरिज के टाइम एज 4 थी तो आज के दिन कितनी है, 5 है। दोनों में डिफरेंस कितने का, 1 यूनिट का। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्या था, 6 का था। तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 30। और उसके बेटे की एज कितनी है, उसका 1/10। तो 0 से 0 कैंसिल, तो उसके बेटे की एज कितनी थी, ऑप्शन बी 3 years, 3 साल उसके बेटे की एज थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, देखिए ए, बी एंड सी इन्वेस्ट 2000, 3000 and 4000 in a business. After 1 year, A removed his money, but B and C continue for 1 more year. If the net profit after 2 years is 3200, find the share of A. देखो A, B, C ने पैसा बिजनेस शुरू किया 2000, 3000 और 4000। अगर मैं यहीं से इनका रेशो बना दूं, 30 से 30 कैंसिल हो जाएंगी, तो ये 2:3:4 में पैसा लगाया गया था। बी और सी का पैसा 2 साल के लिए लगा था और ए का पैसा सिर्फ 1 साल के लिए। तो देखो उसके बाद अगर हम यहाँ से कैंसिल करें, 2 और कैंसिल हो जाएगा आपका, और छोटे नंबर आ जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल। तो ये रेशो आ गया आपका 1:3:4। मतलब टोटल 8 की वैल्यू क्या है, 3200 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 400। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ, देखो उसने क्या बोला, ए 11, 23 और 17, इनका एवरेज कितना है आपके पास, 15 है। आप इसको 2 तरीके से कर सकते हो, या तो टोटल सम कैलकुलेट कर लो, ठीक है। अब 15 इंटू 4 मतलब इन 4 नंबरों का सम कितना होगा, 60 होगा। इन 4 नंबरों का जो टोटल होगा वो कितना होगा, 60 होगा। 23 प्लस 17 कितना बनेगा, 40 बनेगा। 40 प्लस 11, तो बचा कितना आपके पास, ये कितना बचा आपके पास, 9 बचा। तो ए की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 9 आ गई। फिर क्या कह रहा है, ए प्लस बी, मतलब देखो ए की वैल्यू 9 है, बी 12 और 15, और इन सब का जो एवरेज है वो आपके पास कितना है, 16 है, ठीक है। फिर से 4 नंबर आपके पास हैं,
इंटू 4 करें तो मतलब इन 4 नंबर का टोटल सम कितना होगा, 64 होगा। ठीक है, देखो 12 प्लस 9 21, 21 प्लस 15, हमें बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सॉरी ये 25 है, ये 25 है। ठीक है, 25 प्लस 12 या 21 प्लस 20 46 और ये कितना हो जाएगा, फिर बी की वैल्यू आपकी 64 माइनस 46 18 हो जाएगी। उसने पूछा क्या है हमसे, a डिवाइड बाई बी मतलब 9/18 1/2, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉस्ट ऑफ 2 टीवी सेट्स एंड ए रेडियो इज 7000। 2 टीवी सेट एंड 1 रेडियो, इसकी कॉस्ट क्या है आपकी 7000 है। ठीक है, वाहिल 2 रेडियो एंड 1 टीवी सेट, इसकी जो कॉस्ट है आपकी वो 4250 है। ठीक है, तो उसने एक टीवी सेट की कॉस्ट पूछी है, तो हम क्या करते हैं, रेडियो वाले पार्ट को क्या कर लेते हैं, सेम कर लेते हैं, रेडियो वाले पार्ट को सेम कर लेते हैं, ताकि हमारे पास इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये तो आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो 4 माइनस 1, तो 3 टीवी सेट की कॉस्ट आपके पास क्या आ रही है, देखो ये 14000 था, 14000 में से 4250 माइनस करना है, तो ये कितना बनेगा 9750। 3 से डिवाइड करो, पहले 3 पे, फिर 2 पे, फिर 5 पे और फिर 0 पे, तो 3250, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आलोक परचेज 25 kg राइस एट द रेट ऑफ 6 रुपीज पर केजी, तो 25 इंटू 6 मतलब यहां से उसने कितने रुपए खर्च किए थे, 150 रुपए खर्च किए थे। नेक्स्ट वो 35 इंटू 7, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 245 और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 395, मतलब टोटल उसको यहां से सीपी उसका कितना हुआ 395 हुआ। और वो क्या कह रहा है, अब 60 kg को सेल कर रहा है, 675 डिवाइड बाई 100 कर लें इसको, 25 से डिवाइड करोगे 4, 25 से डिवाइड करेंगे, पहले 2 पे डिवाइड करेगा 50, फिर 17 बचेगा 175, तो 7 पे डिवाइड करेगा, 4 से डिवाइड करते हैं तो 15। ठीक है, 450 माइनस 45 कितना हो जाएगा 405 रुपए। तो 395 रुपए के आर्टिकल को 405 में सेल कर रहा है, तो 10 रुपए का प्रॉफिट ले रहा है, ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एंड बी कैन टुगेदर फिनिश ए वर्क इन 30 डेज, दे वर्क फॉर 20 डेज। देखो दोनों 30 दिन में काम पूरा करते थे, तो 1 डे वर्क क्या होगा 1/30, और उन्होंने 20 दिन तक काम किया, मतलब 2/3 काम कर दिया, तो बचा कितना 1/3, और 1/3 वर्क वो कितने डेज में करता है 20 डेज में करता है। ठीक है, ए 1/3 वर्क 20 डेज में कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ए काम पूरा कितने दिन में करेगा 60 दिन में, और ए प्लस बी ये कितने दिन में करेंगे 30 दिन में। तो एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 60, इसके एफिशिएंसी 1 और इनके एफिशिएंसी 2, मतलब बी की एफिशिएंसी भी देखो यहाँ से क्या रही होगी 1 रही होगी, तो 60 डिवाइड बाय 1, बी भी कितने दिन में करेगा 60 डेज में इस वर्क को कंप्लीट करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, रनिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर, टेक्स 25 सेकेंड टू पास ए ब्रिज, तो ब्रिज की लेंथ कैलकुलेट करनी है। अगर कोई ट्रेन किसी ब्रिज को क्रॉस करती है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, खुद की लेंथ प्लस ब्रिज की लेंथ। ठीक है, तो 36 इंटू 5/18 इंटू 25, 18 से डिवाइड करेंगे 250, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 250 माइनस 100, 150, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The length of a rectangle increased by 60%, by what percent would be the breadth of the decrease to maintain the same area। देखो अगर वो 60 से इंक्रीज हुई है तो ब्रेथ में भी 60 का डिक्रीज करना पड़ेगा। अगर ब्रेथ को कांस्टेंट रखते तो एरिया क्या होता 160 हो जाता 100 के रिस्पेक्ट, तो ये कितना बना 3/8, और 3/8 किसके इक्वल होता है 37 1/2% के इक्वल होता है। बस इतना सा ही क्वेश्चन था आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The length of the longest rod that can be fit in a cubicle। देखो क्यूब है तो मतलब उसका डायगोनल, और क्यूब का डायगोनल क्या होता है a इंटू √3। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ द फर्स्ट
एंड द सेकंड क्लास फेयर्स बिटवीन, ये कितना है देखो 4:1 है। दैट ऑफ नंबर ऑफ पैसेंजर्स कितने हैं 1:40। तो देखो ये 4 और ये कितना बनेगा 40 बनेगा, तो टोटल कितना बन गया आपका 44 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1100। 11 से डिवाइड करोगे तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 100, और हमें तो 4 की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी थी। ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है परमुटेशन से। उसने क्या बोला है, इंटरनेशनल एक वर्ड है, इससे कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं। देखो टोटल वर्ड काउंट करो, 3 + 3 6 + 3 9 + 4 13, मतलब 13 फैक्टोरियल तो सब में ही है। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज है, तो ये तो आ गया आपका 13 फैक्टोरियल। अब जो रिपीट हो रहे हैं उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे देखो आई आपका कितने टाइम है 2 टाइम, तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल आ गया। उसके बाद n 1 2 3, n के लिए आपका डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल आ गया। उसके बाद p आपका 2 टाइम है तो उसके लिए डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल आ गया। उसके बाद a भी आपका रिपीट है इंटू 2 फैक्टोरियल आ गया। तो ऑप्शन सी इससे मैच हो रहा है, ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000 एट 30%। देखो 30% कितने साल के लिए, 4 साल के लिए, मतलब 120% तो होगा ही होगा। ठीक है, 30 का अगर मैं स्क्वायर करूं डिवाइड बाय 109 इंटू 6, मतलब 54% और भी होगा। तो लगभग मैं कह सकता हूं कि 170% 175% के आसपास होगा, जो कि ये नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, सॉरी ऑप्शन सी ही बनेगा आंसर, क्योंकि 175% ये भी नहीं होगा, और इसका 120% तो यही आसपास तो यही पहुंच जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आपको पूरा निकालना भी नहीं था। अगर आप पूरा भी कैलकुलेट करते हैं तो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी देख लेते हैं। देखो पहले साल में 30% कैलकुलेट करेंगे तो 1500 रुपये का ब्याज मिलेगा, 1500 रुपीज़, और 1500 आपका दूसरे साल में भी मिलेगा, तीसरे साल में भी और चौथे साल में भी। ठीक है, इसका 30% 450, फिर ये आपको पता है कि ये 900 और ये कितना हो जाएगा 1350। ठीक है, फिर इसका 30% कैलकुलेट करेंगे तो 135। देखो इस तरीके से अगर यहाँ तक भी कैलकुलेट करो तो ये आपका ऑप्शन डी सी ही बनेगा आंसर, क्योंकि बाकी 3 तो वैसे एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा आपका ये वाला तरीका था जिसको हम ग्राफ मेथड बोलते हैं, या फिर आप रेशियो मेथड यूज कर सकते थे 4641, जो आप लोगों को अच्छा लगे। बट अगर परसेंटेज से करते तो कंपैरिजन से ही आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया था। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप सभी क्वेश्चन क्लियर होंगे आप लोगों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक ले टेक केयर, थैंक यू सो मच। Hello everybody, welcome to this session by Gyanam. I am Piyush Sardana, your budding English language teacher. So guys, let us see what we have in store for this. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम, अपने पास 4 choices given है आपको। वर्ड है टेम्परेंस। टेम्परेंस इन ईटिंग इज कंडक्टिव टू हेल्थ। ईटिंग में अगर टेम्परेंस होगा तो हेल्थ के लिए अच्छा होगा। मॉडरेशन। नेक्स्ट, अ मैन ऑफ अनसाउंड माइंड, ही वॉज एक्सोनरेटेड फ्रॉम ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। थोड़ा सा उसका माइंड स्टेबल नहीं था तो उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक्शंस किया उससे हटा दिया गया था, मतलब ही वॉज एक्सक्यूज्ड, एक्सकल्पेटेड। एक्सकल्पेटेड का मतलब क्या होता है कि इसको बाइज्जत एक तरह से नॉट गिल्टी डिक्लेयर कर दिया। प्रिवेंटेड, एक्सक्यूज, लिबरेटेड तो है नहीं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अ पर्सन हु मेक्स एंड सेल लेडीज हैट्स। लेडीज की हैट्स को सेल करने वाला इज मिलियनर। यूजिंग ऑफ न्यू वर्ड्स इज कॉल्ड नियोलॉजिज्म। एरर्स निकालने यहां पे आपको, एरर्स को देखते हैं एक बार। द सेक्रेटरी ऑफ द वर्कर्स यूनियन रिमार्क्ड दैट। सेक्रेटरी की बात हो रही है, इसके लिए रिमार्क लगा है दैट। उसने रिमार्क किया था कि। प्रेजेंट गवर्नमेंट इज, नहीं वॉज। भाई वो पास्ट से स्टार्ट हुआ, सारा पास्ट में रहेगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई हैव रेड मेनी प्लेज ऑफ शॉज, नहीं ऑफ लगा दिया ना। आई हैव रेड मेनी प्लेज ऑफ शॉ, और शॉ के लिए आगे हु लगा है। नेक्स्ट, वी हैड स्वैम, नहीं बच्चों वाले एरर्स आ रहे हैं। वी हैड स्वम, यहां पर भी 1 में एरर हो गया। स्वम हैड के साथ वर्ब का 3rd फॉर्म। बॉन्डेड लेबर, ये क्या है, आपको इंप्रूव करना है सेंटेंस को। बॉन्डेड लेबर हैज बीन नाउ ऑलमोस्ट अ थिंग ऑफ द पास्ट। सिंस फॉर तो नहीं लगाना, और आपने यहां नाउ भी लगाया है तो यहां लग जाएगा इज नाउ अ थिंग ऑफ द पास्ट।
तो यहां पर लग जाएगा इज। इट इज sheer foolishness to think that education system can be improved by doing away examination. Doing away with examination. By doing away with examination. ये आया आपके पास रीअरेंजमेंट PQRS फॉर्मेट वाला। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यू वुड हैव हर्ड अबाउट इट नाउ। यस, प्लूटो इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड अ प्लैनेट। प्लूटो को प्लैनेट कंसिडर नहीं करते हैं, राइट। अब देखते हैं इसको कैसे। कहता है प्लूटो की बात हो रही है। अब देखो फॉर इंस्टेंस के बाद प्लूटो तो नहीं आएगा। अभी प्लूटो की बात हुई है तो आप प्रोनाउन से कर सकते हैं, ठीक है, इट से कर सकते हैं। प्लूटो की बात हो रही है फिर से नहीं। अब देखो ये एक और वर्ड आ गया चेरॉन के नाम से, है ना। इवन द पास प्लूटो स्टेटस। तो कहता है यार इतना तो साफ पता लग रहा है क्यू से स्टार्ट होगा, तो हमने लगाया क्यू क्योंकि ये इट है। इट इज टू बी कॉल्ड अ ड्वार्फ प्लैनेट हेंसफोर्थ। इसको ड्वार्फ प्लैनेट बोलना है। अब यहां अगर इवन इन द पास्ट प्लूटो का स्टेटस रिमेन शेकी था, स्टेटस की बात हो रही है। अगर मैं पी लगाता हूं फॉर इंस्टेंस, प्लूटो एक ओनली हेवनली बॉडी है जो अपनी ऑर्बिट की डायनामिक सिंक्रण में रिप्लेस करती है, तो ये हो जाएगा क्यूपी। क्यूपी का चेन सिर्फ ए में है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट। अब देखो दोज हु आर के बाद आर तो नहीं आएगा। दोज हु आर से ना, आर सेइंग होता। दोज हु आर एंड ना, दोज हु आर इन, यस एस लग गया जी। आंसर आपका SQPR। दैट इज इट, नथिंग मोर देन दैट। नेक्स्ट, इंडिया कैरिड द डे बाय डिफीटिंग ऑस्ट्रेलिया इन हॉकी सीरीज। बोल्ड वाला वैसे कैरिड द डे ही होगा। कैरिड द डे का मतलब होता है जीतना, टू कम एज इन विक्ट्री। There we go with it. A very simple mock with simple measures. I hope you enjoyed it. Thank you.